नमस्कार, मैं प्रेम शंकर। हम आज ये देखेंगे कि गणित के जो 100 क्वेश्चन होंगे, उनको हम कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएँगे। आपके परीक्षा में क्या अप्रोच होना चाहिए, अगर आप इस अप्रोच को प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप बहुत जल्दी बना पाइएगा। आइए समझते हैं कैसे। तो क्वेश्चन 1 है कि y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज क्या होता है? तो भुज कहते हैं x नियामक को और कोटि कहते हैं y नियामक को। तो x अक्ष पर, y अक्ष पर ये जो y अक्ष है, इस पर जो भी बिंदु आप लीजिएगा उसका x जो होगा 0 होता है। कोई भी आप बिंदु लीजिएगा तो ये 0 यहाँ पर -1 होगा। तो x अक्ष पर जो y सभी बिंदुओं का जो भुज होता है वो 0 होता है। समांतर श्रेणी का सार्वंतर जब भी बोलेगा और आपको शुरुआत में दे दिया जाएगा 0, तो सेकंड वाला ही इसका उत्तर होगा, आपका 1/8 हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा कि जब भी सार्वंतर पूछेगा, सार्वंतर आपसे पूछे, सार्वंतर पूछे, अगर 0 दे दिया है तो जस्ट इसके पास वाला होगा, अगर 0 ना दे तो जस्ट इसमें से इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। लेकिन परीक्षा में अधिकांश टाइम पे 0 ही देता है, तो आपको 0 जब भी दे तो 0 के बाद जो सेकंड स्थान पे आएगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 हो तो इसका प्रथम पद क्या होगा? आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो यहाँ पर 1 भर दीजिए, 5 का एक बार में 5 और -7 कर दीजिएगा तो यहाँ उत्तर आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो ये प्रथम पद होगा। अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछ लेता है कि इसका सार्व अंतर क्या होता, तो n के जो पहले लगा रहता है उसको हम सार्व अंतर बोलते हैं। और आपसे पहला पद पूछा है, प्रथम पद पूछा है, तो इसमें 1 भर दीजिएगा, 5 का एक बार 5 में 7 जाएगा तो -2 हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, करें कि बिंदु जो है 0 और -8 b और b का मान जो है -12 0 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु। अगर मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछे तो आप दोनों x नियामक और y नियामक को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए, आपका मध्य बिंदु हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 0 और 12, -12 को जोड़ेंगे तो -12 होगा, और -12 का अगर हम आधा करते हैं तो 6 हो जाएगा, और 6 सिर्फ एक ही उत्तर में था, एक ही ऑप्शन में था, बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि ए बी सी के शीर्ष के निर्देशांक a x1 y1 x2 y2 और x3 y3 अगर हो तो इसके केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे? केंद्रक के लिए आप याद कीजिएगा कि तीनों को जोड़कर 3 से भाग करते हैं, तीनों को जोड़कर 3 से भाग करते हैं, तीनों को जोड़कर 3 से भाग इसमें नहीं है, तीनों को जोड़कर 3 से भाग इसमें है, और इन दोनों में तो होगा ही नहीं, ये तो फेल हो जाएगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि बिंदुए इतना और इतना के संरेख के लिए, आपको संरेख के लिए या त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए एकदम अचूक बताते हैं कि सबसे पहले आप इनको में से किसी एक को भी आप 0 बनाइए, किसी एक को 0 आप कहिए कि इसको 0 बनाने के लिए आप इसमें से 2 घटाइएगा और इसमें से 3 घटाइएगा, इसमें से 2 घटाइएगा, इसमें भी 3 घटाइएगा, और इसमें भी 2 घटाइएगा, और इसमें भी क्या करना है, आपको 3 घटाना है। किसी एक को आपको 0 बनाना है। तीन बिंदुओं के नियामक दिए रहेंगे, तीनों में से किसी एक को आपको 0 बनाना है। जब आप 2 में से 2 घटाइएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ये घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, और ये हो जाएगा k-3 हो जाएगा। अगर इसको आप घटाइएगा तो 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, और -3 और -3 -6 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। आप जब 0 बना दिए तो 0 बनाने के बाद जो बचे हुए हैं इनमें से आपको बाहर का बाहर गुना करना है और अंदर का अंदर गुना करना है, और दोनों को बराबर कर देना है संरेख के लिए। संरेख के लिए आपको दोनों के दोनों क्या करने हैं, बराबर करने हैं। तो आप बराबर कीजिए, यहाँ पे देखिए गुना कराइए इसको, 4 गुने के, तो यहाँ हो जाएगा 4 के -4 तिहाई 12 बराबर। पहले इन दोनों का गुना करा लिए हम, अंदर का अंदर से गुना और बाहर का बाहर से गुना, अंदर का अंदर से गुना होगा और बाहर का बाहर से गुना होगा। अंदर का गुना कराएंगे तो 4 गुने के बराबर 4 के, और 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और बाहर का बाहर से गुना कराएंगे तो 6 दूनी के -12 हो जाएगा, और 12 से 12 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 के बराबर हो जाएगा 0, और के की वैल्यू आ जाएगी 0/4 यानी कि 0 आ जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी त्रिभुज के शीर्ष 0 4 0 0 3 0 और इसका परिमाप क्या होगा? जब भी आपको परिमाप निकालने के लिए क्वेश्चन दे, आप एक पाइथागोरस त्रिक याद रखिएगा, 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17। आपको ये पाइथागोरस त्रिक याद रखने हैं, इससे आप बहुत जल्दी आसानी से बना पाइएगा और आगे भी इसका इस्तेमाल होगा। जब भी आप देखिए यहाँ पर 0 4 0 3, एक आपको 0 देगा ही देगा, एक हमेशा 0 ही रहेगा इसमें। तो आपको क्या करना है कि देखिए 3 है तो 4 है, तो तीसरा क्या आता है 5, तो यहाँ पे 4 दिखाई दिया, यहाँ पे 3 दिखाई दिया, तो यहाँ पे 5 लाइए आप, और प्लस
4 और 3 को जोड़ भी दीजिए, 4 और 3 कितना होगा 7, और 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। आपका यह परिमाप हो जाता है, 12 इसका उत्तर हो जाएगा। आप परिमिति निकालने के लिए आप पाइथागोरस तरीका इस्तेमाल कीजिए। अब यहाँ पे आप समझिएगा कि अगर आपको क्वेश्चन ऐसे देता कि 0 6 दे देता, फिर 0 0 दे देता, और फिर यहाँ पे दे देता 8 और 0 दे देता, तब आप क्या करते? तो आप कहिएगा कि यहाँ पर तो हम लिखे ही नहीं है, तो इसी का डबल दे देगा। आप समझिए कि 3 4 5 है आपके पास, 3 है 4 है और 5 है, इसको डबल कर दीजिए, 3 दूनी के 6, 4 दूनी के 8 और 5 दूनी के 10। तो जैसे ही यहाँ पर 6 और आपको 8 दिखाई दिया तो 10 लेना है आपको, 10 ले लेंगे, और इन दोनों को जोड़ भी दीजिए, 6 8 कितना हो जाएगा 14, और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24, इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा 12 होगा। कैसे? 4 और 3 जोड़ेंगे 7, और 4 और 3 तीसरा ट्रिपलेट लेंगे तो 5 होता है, 7 और 5 12 इसका उत्तर हो जाएगा। बिंदुएं इतना और इतना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए दो ही तरह क्वेश्चन से पूछते हैं, संरेख पूछेगा आपको बराबर कर देना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा। बहुत जबरदस्त लॉजिक बताता हूं आपको कि यहाँ पर आपको बिंदु दिया है 3 0, यहाँ पे दिया है 7 0, और यहाँ पर है 8 और 4। आपको करना क्या है कि किसी भी एक नियामक को 0 बना देना है, 0 0 होना चाहिए। तो यहां से अगर हम 3 घटा दें इसमें से तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 0। आपको इसमें भी 3 घटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4 0, इसमें से 3 घटा रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 4। आप समझिएगा कि जब हम 0 बना रहे थे सिर्फ पहले घटा रहे हैं तो सिर्फ सब में से पहला ही घटना चाहिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 2 होता तो इसमें भी 2 घटाते, तो सब में 2 घटाते y नियामक में से, यानी कि x नियामक में अगर घटा रहे तो सब में x नियामक में ही घटाएंगे, अगर y नियामक में घटाते हैं तो सब में y नियामक में ही हम घटाएंगे। अगर दोनों 0 नहीं होता तो x नियामक को भी घटाते और y नियामक में भी हम क्या करते हैं घटाते। अब जब एक 0 बन जाए तो इसको आप भूल जाइए। अब इसका बाहर का बाहर गुना कीजिए और अंदर का अंदर गुना कीजिए और दोनों में घटाइए। तो 4 में 4 से गुना कीजिए, 4 चौका 16। अब अंदर का अंदर से 0 में 5 से गुना कीजिए तो 0, और भाग कर देना है आपको 2 से, क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, तो 1/2 से भाग होना कंपलसरी है। तो यहाँ पर 16 में अगर हम 2 से भाग करते हैं तो इसका उत्तर आ जाएगा 8, और यही इसका उत्तर होना चाहिए 8, यहाँ पर वर्ग इकाई, ये उसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है? तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 होता है। त्रिभुज अगर एक त्रिभुज है और उसमें PQ बराबर PR है और Q बराबर 40 है, आप समझिएगा इसको कि इसमें नाम क्या मैच कर रहा है। यहाँ पर P नाम मैच कर रहा है, यानी कि P उभयनिष्ठ यहाँ पर शीर्ष हो जाएगा। अगर शीर्ष उभयनिष्ठ होगा तो कोण Q और कोण R होगा, और Q जो होगा वो 40 है तो R भी 40 होगा, और 40 40 80 तो बचा हुआ 100। नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए, एक त्रिभुज ले लिया हम, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके सामने का कोण भी बराबर होगा, और कोण Q अगर 40 है यहाँ पर तो ये भी क्या हो जाएगा 40 होगा। और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है, 40 40 80 होगा तो ये वाला पक्का 100 हो जाएगा, ये एंगल हमारा 100 हो जाएगा, ये इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होती है, इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या के लिए आप याद कर लीजिएगा, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय संख्या होगा, जिसका वर्गमूल ना निकले वो अपरिमेय होगा। तो इसका 25 का वर्गमूल निकलता है, ये परिमेय हो जाएगा। इन सबका किसी का वर्गमूल नहीं निकलेगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है? अभी बताया कि जो परिमेय होगा उसका वर्गमूल निकलेगा, जो न अपरिमेय होगा उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। आप देखिए कि ये परिमेय संख्या है, इसको भिन्न के रूप में हम लिख सकते हैं। 9 या 27 ये कट जाएगा, और ये 1 का वर्गमूल जो होगा 1 होगा, और 3 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, तो यही जो है आपका अपरिमेय होगा। 5 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। 16 का वर्गमूल जो होता है 4 होता है, वो परिमेय होता है। P और Q दो अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या उसी कहते हैं कि जो एक और अपने आप को छोड़ किसी और संख्या से ना कटे, और जब किसी से नहीं कटेगा, एक से केवल कट रहा है तो उसका HCF भी एक ही होगा, और इसका उत्तर 1 हो जाएगा। 1 3 इसको हमको भिन्न के रूप में लिखना है तो 13 लिख लेंगे, और बटा में क्या कर देंगे, जितना पे बार है उतना 9 लिखेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा। एक तरीका और आपको समझाते हैं कि अगर 1.3 ऐसे होता और बार रहता तब क्या करते हम, तो सबसे पहले आपको 13 लिखना होगा और -1 करना होगा, और बटा में जितना पे बार है उतना लिखेंगे। 13 में से 1 गया, 12 बटा में 9, यहाँ से हो जाएगा 4 तिहाई 12 और 3 तिहाई 9, ये 4 बटा में 3 हो जाता। तो अभी जो आपका उत्तर है ये उत्तर हो गया। अगर क्वेश्चन में ऐसे दे दिया होता कि 0.1 और 3 के ऊपर ऐसे बार होता तो हम क्या करते कि 13 लिखते और 13 - 1 कर देते। जो 13 लिखेंगे पूरा, और जिस पर बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे, 13 - 1 हो जाएगा। जितना पे बार है उतना 9, बार 1 पर है 1 9, और जितना बार नहीं उतना 0 बैठा देंगे। 12 में से 13 में से 1 जाएगा, 12 बटा में 90 हो जाएगा,
इसको अगर हम काट दें 6 से, 6 दूनी का 12 और 15 छक्का 90 हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2/15 हो जाएगा। आप इसको ध्यान रखिएगा। फिलहाल इसका उत्तर 13/99 होगा। आगे चलते हैं। करेक्ट 18 और 72 का HCF पूछेगा। जब भी HCF पूछेगा तो आप समझ लीजिए कि जिससे संख्या दोनों कट जाए वो HCF हो जाएगा। आप बताइए 18 से दोनों कटते हैं तो हो गया HCF हो जाएगा। अगर LCM पूछ लेता तो 18 और 72 से जो कट जाए वो का LCM होगा। अभी HCF पूछा है तो 18 इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि √12 का परमेकरण गुणांक क्या होगा। तो आप समझिएगा कि सबसे छोटा वाला को उठाइएगा इसमें से। ऐसे आपको बताते हैं कि √12 क्या होगा। √12 को हम लिख पाएंगे कि √4 गुना 3 और 4 का वर्गमूल तो हमारा 2 हो जाएगा और रूट के अंदर बच जाएगा। इसी को हम परमेय कर सकते हैं, √3 को कर सकते हैं तो √3 होगा। आपको एक और तरीका बताते हैं क्या करना है कि सबसे छोटा उठाना है। 12 दूनी के 24 पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है तो इसका नहीं हो सकता है। 12 या 36 इसका वर्गमूल निकलता है तो हो गया इसका उत्तर। सबसे छोटा से आपको चेक करना है, ध्यान रखिएगा। यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक किसे कहते हैं? सम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 से भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो आप समझिए कि इसमें 2 से गुना इसमें है, सम संख्या हो जाएगा। आपको ये सब ऑप्शन नहीं होगा, हमेशा 2 से गुना वाला ही आपको देखना है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? दशमलव प्रसार शांत उसी का होगा जिसके हर में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और संख्या नहीं आएगी, सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए। इसमें 9 है तो ये शांत नहीं हो सकता है। ये इसके बेटा में 41 से शांत नहीं होगा, इसके बेटा में शांत नहीं है। 80 है, 80 को अगर आप तोड़िएगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 पचे 80। आप देखिए कि इसके हर में केवल 2 और 5 है। अगर 2 और 5 रहेगा तो शांत होगा और अन्यथा शांत नहीं होगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अशांत के लिए क्या बताया अभी आपको हम कि 2 और 5 का होना कंपलसरी है और 2 और 5 के अलावे कोई और संख्या आ जाए, कोई और अभाज्य संख्या आ जाए तो वह अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि 121 है, इसमें 11 का स्क्वायर है तो यह अभाज्य हो गया, तो ये जो है आपका अशांत हो जाएगा। आगे, यदि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान है तो वृत्त का व्यास क्या होगा? वृत्त की परिधि बोला है तो वृत्त की परिधि होता है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। आप देखिए कि पाई से पाई कट जाएगा, आर से वही कट जाएगा, तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। हमसे पूछा है वृत्त का व्यास, व्यास का मतलब डबल करना होता है, इसका डबल कर देंगे तो 4 हो जाएगा, यही इसका उत्तर है। आगे कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा? जब भी गोला का आयतन बोलेगा तो आपको 4/3 πr³ करना है, तो πr³, 3 का क्यूब कीजिएगा तो 3 का क्यूब कितना होगा? 27। 3 से कट जाएगा कितना बार में? 9, 9 चौका 36, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 36 वाला। आगे कि यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई है, इसका क्षेत्रफल, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन देगा जिसमें पाई लगा होगा, आप याद कर लीजिए, जब भी किस परिधि देगा और पाई लगा रहेगा आप इसको 2 से भाग कीजिए। परिधि में आपको 10 में 2 से भाग करना है, पाई लगा होने पर 2 से आप भाग कीजिएगा तो कितना जाएगा? 5, और इसका स्क्वायर कर दीजिए तो यह हो जाएगा 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो 2πr होगा, बराबर कितना होगा? 10 पाई होगा। पाई से पाई कट जाएगा और 2 से कितना बार में जाएगा? 5, यानी कि आर का वैल्यू आ गया 5। अगर आपको परिधि क्षेत्रफल निकालना है तो πr² होता है फॉर्मूला क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल हो जाएगा पाई इंटू 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 पाई हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। क्या याद रखना है आपको कि जब भी परिधि दे तो उसको आधा कीजिए, अगर पाई लगा होगा तब, नहीं तो आप याद रखिएगा। वृत्त के लिए रूल बताते हैं आपको। वृत्त के लिए आपको क्या करना है कि आपको त्रिज्या 7 होगा तो परिधि जो होगा वो परिधि हम लिख देते हैं यहाँ पर परिधि, और यहाँ पे क्षेत्रफल। परिधि आपका हो जाएगा 44 होगा और क्षेत्रफल आपका 154 होगा। आपको याद रखनी है ये बात। अगर ये 14 हो जाता है तो ये आपका डबल होगा। अगर हम त्रिज्या को डबल करते हैं तो परिधि भी डबल हो जाएगी। अगर हम त्रिज्या को डबल करते हैं तो परिधि डबल हो जाएगी। लेकिन क्षेत्रफल 4 गुना होता है, हमेशा क्षेत्रफल स्क्वायर होता है, तो आप इसको 4 गुना कर दीजिए 616 हो जाएगा। आप इन 2 बातों को याद रखिए। अगर पाई नहीं लगा है, अगर 7 के मल्टीपल में है तो 7 होगा तो परिधि 44 होगा और इसका क्षेत्रफल 154 याद रखिएगा। अगर ये 14 होगा तो 88 इसका परिधि आएगा और इसका 616 इसका क्षेत्रफल होगा। ये वृत्त के लिए है। अर्धवृत्त के लिए भी आपको हम नियम बताते हैं कि अर्धवृत्त के लिए त्रिज्या क्या लेना है और परिमाप का लेना है इसका, और क्षेत्रफल का लेना है। तो इसका बताते हैं कि अर्धवृत्त के लिए आप इसको 7 लीजिए, इसको 36 होगा और ये जो होगा आपका क्षेत्रफल होगा वो 77 होगा। ठीक है, अर्धवृत्त के लिए लागू है, ये अर्धवृत्त के लिए है, ये अर्धवृत्त के लिए है, और ये है आपका वृत्त के लिए है, ये तो लिखे ही थे।
अगर पाई नहीं लगा है तो, अगर पाई नहीं लगा है तो वृत्त जो है त्रिज्या होगा 7 होगा, परिधि 44 होगा, और क्षेत्रफल कितना होगा 154 होगा। अगर पाई लग गया है कहीं पे, अगर क्षेत्रफल दिया है तो पहले वर्गमूल कीजिए और डबल कर दीजिए, परिधि निकल जाएगा। अगर परिधि दिया है तो इसको आधा कर दीजिए, आधा कीजिएगा तो 5 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 हो जाएगा। इसी अप्रोच से आप बहुत जल्दी क्वेश्चन कर पाइएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 8, 6 और 5 है, तो इसका विकर्ण की लंबाई क्या होती है? विकर्ण की लंबाई हम निकालते कैसे हैं? तो अंडर रूट करते हैं और तीनों का स्क्वायर कर देते हैं। 8 का स्क्वायर 64 होगा, और 6 का स्क्वायर 36 होगा, और 5 का स्क्वायर 25 होगा, और तीनों को अगर हम जोड़े तो ये 64 100 36 100 होगा, 125 हो जाएगा। और 125 को हम कह पाएंगे 25 गुना 5 कह पाएंगे, और 25 का जो वर्गमूल होगा वो 5√5 हो जाएगा। इसका उत्तर होगा 5√5, ये वाला उत्तर हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। देखिए अभी आ गया अर्धवृत्त। अर्धवृत्त के लिए क्या करना है हमको कि इसका होता है पाई आर स्क्वायर बटा में क्या होता है 2 होता है। तो आप समझिएगा कि 4 पाई का मान तो होगा 22/7। एक तरीका और बताएंगे इसको हम, 22/7 गुने आर का मान हो जाएगा 4 गुना 4, और बटा में क्या हो जाएगा 2। इससे ये कट जाएगा 2 बार में, 8 4 दूनी का 8, 22 8 76 से, ये इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन आपको एक और तरीका बताते हैं कि आपको अगर इस क्वेश्चन को बिना बनाए अगर चाहते हैं कि हम सॉल्व कर लें, तो आप याद रखिएगा जो भी पाई से रिलेटेड है, जिसमें पाई का मान आता हो, प्रयोग होता हो, जैसे वृत्त हो गया, शंकु हो गया, गोला हो गया, इन सबों में पाई का इस्तेमाल होता है। और पाई बना किससे है? तो 22/7 से बना है। आप समझिएगा 22 का मतलब क्या होगा? 2 गुना 11 होगा। अगर हम किसी चीज में 11 से गुना कर रहे हैं तो पक्का है कि 11 से भाग भी रहेगा वो। अगर 11 से अगर हम गुना कर रहे हैं कि संख्या में, तो 11 से वो कटेगा भी, और 11 से अगर कटता है तो वही इसका उत्तर होगा। आप 11 से देखिएगा, 11 का स्क्वायर 121 होता है, ये नहीं कटेगा 11 से। 11 से उसको काटिएगा, 11 से आपको नहीं कटेगा ये। 11 से उसको काटिएगा तो 11 से भी नहीं कटेगा। इसका रूल क्या है कि सम स्थान विषम स्थान के अंकों का है। 5 1 6, 7 में 6 घटाएंगे तो 1 नहीं कटेगा, तो ये भी 11 से नहीं कटेगा। 11 से कटेगा तो सिर्फ यही कटेगा। 6 1 7 में 7 का 0। 11 से कटने का रूल है कि सम स्थान के अंकों का योग विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 होना चाहिए, या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो संख्या 11 से कट जाएगी। अब आप यहाँ पे चेक कीजिएगा, 8 1 9, 9 में से 2 जाएगा 7 नहीं कटेगा। फिर यहाँ पर देखिएगा 6 1 7, 7 में से 5 जाएगा 2 नहीं कटेगा 11 से। 5 1 6, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, 11 से नहीं कटेगा। यहाँ पे देखिए 6 1 7 में से 7 जाएगा तो 0 हो, या 11 का मल्टीपल हो, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को बिना बनाए 11 के मल्टीपल चेक करके इसका उत्तर निकाल सकते हैं। निम्न में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? दुनिया में कोई भी घटना होगी उसकी प्रायिकता कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो आपका ये देखिएगा 3/2 है, ये जो है इसका प्रायिकता नहीं हो सकता है, क्योंकि 3/2 1 से ज्यादा होता है। प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है? तो प्रायिकता हमेशा 0 से मतलब कि छोटा नहीं हो सकता है, और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है प्रायिकता कभी भी। एक पासे को फेंका गया तो विषम आने की क्या प्रायिकता है? एक पासा को जब हम फेंकते हैं तो विषम क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, विषम यही आ सकता है। और एक संख्या कितनी है? 3। अब कुल कितना होता है? 6। 3 से काट देंगे 1/2 हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता जो है 0.7 है, तो 0.7 इसको जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जीतने की प्रायिकता और न जीतने की प्रायिकता देगा तो आपको 1 में से घटा देना है। अगर आप 1 में से 0.7 को आप घटाते हैं तो ये हो जाएगा 0.3 हो जाएगा, और दशमलव हटाइएगा नीचे आ जाएगा 10, 3/10 इसका उत्तर हो जाएगा। ये वाला आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। करें कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता या रेशा निकाला जाता है, तो इसे काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या है? एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। एक ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। और 52 पत्ता में 26 जो होते हैं वो काले रंग के होते हैं, और 26 लाल रंग के होते हैं। अब बादशाह बोला है तो बादशाह उसमें 4 बादशाह होते हैं। चिड़िया का होता है, ईटा का होता है, लालपन का होता है, और काले का होता है। अब हमसे बोला है कि काला का बादशाह, तो काले उसमें तो 26 कार्ड होते हैं, और चारों में एक एक बादशाह होता है, तो यानी कि 2 बादशाह हो जाएगा। टोटल 2 बादशाह, और टोटल 52 कार्ड होता है। इसको भाग लगा देंगे हम, कितना बार में चला जाएगा? ये 26, यानी कि 1/26 इसका उत्तर हो जाएगा। ये काला रंग के बादशाह हो जाएगा। 64 के अभाज्य गुणनफल में 2 का क्या स्थान है? तो सीधा आप क्या कीजिए कि 2 से आपको 64 में भाग लगा देनी है। ये हो जाएगा 32, फिर ये हो जाएगा 2 से 16, ये 2 से हो जाएगा 8, और ये 2 से हो जाएगा 4, और ये 2 से 2। इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 2 3 4 5 6। आपको अगर याद है पावर तो याद है, ठीक है, और नहीं अगर याद है तो आप काउंट कर लीजिए, इस तरह से बना सकते हैं आप। आगे चलते हैं। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक बराबर किसको होता है? तो आपको पता होगा कि HCF गुना LCM जो होता है
वो होता है आपको पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है, तो आपको p गुने q इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी बहुपद की घात क्या होती है? तो बहुपद का डिफिनेशन ये आता है कि जिसमें घात जो होता है चरों के घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5, उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। तो घात होना हमेशा क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। तो क्वेश्चन ही पूछा है। आगे चलते हैं। बहुपद इतना का आलेख कैसा होता है? तो हम लोग जब 10th क्लास में पढ़ रहे थे तो सिर्फ एक लाइन लिखा गया था कि क्लास में जो द्विघात समीकरण होता है उसके जो आलेख होते हैं वो परवलय होते हैं, पाराबोला होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा परवलय, पाराबोला। आगे बढ़ते हैं। 0 2 8 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी? 2 8 वाले बहुपद की संख्या तो अनंत होगी, कोई हिसाब ही नहीं है, लेकिन जब समीकरण पूछेगा तो एक ही होगा। ठीक है, आप याद रखिएगा इसको कि बहुपद जब पूछेगा तो बहुपद क्या होगा कि बहुपद इसमें बहुत सारा हो सकता है, लेकिन जो समीकरण होगा वो एक ही होगा। तो यहाँ पर अनगिनत इसका उत्तर हो जाएगा। आगे 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक से द्विघात बहुपद के यदि 0 2 और 6 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा? देखिए अगर 2 और 6 दे दिया तो आप ध्यान समझिए कि हम क्या बता रहे हैं। इन दोनों को जोड़िए, 6 2 8, 8 जो है इसका चिन्ह पलट दीजिए, 8 प्लस में है आपको माइनस में कर लेना है और इसमें x लगा देना है। यहाँ पर दोनों गुना कराइए, 6 दूनी का 12, प्लस में है तो प्लस 12 लिखना है और शुरू में लिख देना है एक्स स्क्वायर, आपका यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 आपका जो है ऑप्शन नंबर डी में इसका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। या इसको चेक करने का तरीका ये भी है कि देखिए 6 दूनी के 12, अब 12 लास्ट में आना चाहिए गुणनफल, क्योंकि समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस में होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका समीकरण होता है। आप समझिएगा कि सिर्फ और सिर्फ हम इनको गुना करना है, 6 दूनी का कितना हो जाएगा? 12 होगा, और 12 सिर्फ और सिर्फ कहां पर है? एक ही ऑप्शन में है आपका, डी ऑप्शन में है, इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद इतना का शून्यक पूछा है, तो द्विघात बहुपद का शून्यक अब समझिएगा ध्यान से कि जब यहां पर प्लस रहता है तो जब यहां प्लस रहेगा तो दोनों के दोनों या तो माइनस में आएगा या तो दोनों के दोनों प्लस में आएगा। अब इसका डिसाइड कौन करेगा? तो अगर यहां प्लस में है इसको दोनों के दोनों उत्तर माइनस में आएंगे, यहां वाला चिन्ह का हमेशा उल्टा आपको लेना होता है। यहां अगर प्लस है तो दोनों के दोनों माइनस में आएगा, अगर यहां माइनस में है तो दोनों के दोनों क्या उत्तर में आएगा? प्लस में आएगा। तो यहां पर आप देखिए कि ये प्लस है तो दोनों के दोनों डिसाइड हो गया कि दोनों का दोनों प्लस होगा या दोनों का दोनों क्या होगा? माइनस होगा। लेकिन यहां पर जब प्लस है इसका मतलब दोनों के दोनों क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे, इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि बहुपद जो है इतना के शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम हो, जब भी एक दूसरे का व्युत्क्रम बोलता है तो समझ लीजिए कि अल्फा इंटू बीटा का मान 1 बोल रहा है। व्युत्क्रम का मतलब देखिए क्या होगा कि व्युत्क्रम का मतलब ये बोलता है, तो यहाँ पर आप इसको भेजिएगा इधर तो क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा? 1। और अल्फा इंटू बीटा का होता है सी बटा में ए बराबर 1 हो जाएगा, यानी कि सी का मान क्या होना चाहिए? ए के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए आपका सी क्या है? माइनस के है, और ए क्या है? यहाँ पर देखिए तो ए क्या है? 2 है, यानी के का मान क्या होना चाहिए? -2 होना चाहिए। माइनस को उधर भेज देंगे तो ये इसका उत्तर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। करें कि यदि इतना समीकरण का P1 का मान पूछा है, आपसे जब भी 1 का मान पूछ ले, 1 का मान, ओनली 1 का मान पूछे, P1 इस तरह से लगा दे तो सीधा आगे का अंक जोड़िए। यहाँ पर 1 है, a का 5, 6 और 6 में से 12 चला जाएगा तो कितना बचेगा? -6 बचेगा। ये इसका उत्तर होगा। आपको बहुत बार भरना नहीं है, आप समझिए कि 1 का मतलब क्या होता है? जो जैसा है वैसा ही रह जाएगा। तो सिर्फ हम आगे का अंक जोड़ेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। युग्म समीकरण इतना का हल पूछ रहा है। आप देखिए 2 तिहाई 6, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, ये वाला नहीं है हमारे पास। ये मिल रहा है 2 तिहाई 6 मिल रहा है, 4 तिहाई 12 मिल रहा है, लेकिन 3 तिहाई 9 नहीं मिल रहा है। तो ऐसे समीकरण को हम लोग बोलते हैं, एक बार फिर से यहाँ लिख देते हैं, ये जो हो जाएगा इसका कोई भी हल नहीं प्राप्त होगा। क्या होता है समीकरण देख लेते हैं। a1 बटा में a2 बराबर अगर हो जाए b1 बटा में b2 और बराबर हो जाए c1 बटा में c2, तो इसके क्या होंगे? अनंत हल होंगे। इसके अनंत हल होंगे। अगर a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 और बराबर 9 हो c1 बटा में c2, तो इसका कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अगर a1 बटा में a2 और बराबर नॉट b1 बटा में b2 हो तो एक हल प्राप्त होगा, एक हल प्राप्त होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति में 3 ही आता है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो आपका मानक विचरण कभी भी इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति में नहीं आएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रेक्षण का बहुलक पूछेगा। बहुलक का मतलब था कि जो ज्यादा बार आता है, बहुलता में जो आया है उसे बहुलक कहते हैं। तो बहुलक में क्या है आपका? कौन सा संख्या ज्यादा है? तो यहाँ पे देखिएगा 15 कितना बार है? 3 बार है। 1 2 और 3, सबसे ज्यादा बार 15 ही है, तो इसका उत्तर 15 हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। 14 केवल 2 ही बार है। आगे बढ़ते हैं।
प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे कि जब भी 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य बोलेगा आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट लिखिए और लास्ट को लिखिए और 2 से भाग कर दीजिए। सीधा क्या हो जाएगा, 5 और 1 6 का आधा कर देंगे, आपको 3 हो जाएगा इसका उत्तर। आपको कुछ समीकरण यहाँ पे लिख देते हैं कि n प्राकृतिक संख्या का अगर माध्य पूछ ले तो सीधा क्या करना है कि आपको n+1/2 करना है। अगर n विषम संख्या का माध्य पूछ ले, विषम संख्या का माध्य पूछ ले तो आपको जितना पूछा है उतना ही उत्तर हो जाएगा। अगर मान लिया आपको पूछ दिया कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा, इसका उत्तर 20 कर देंगे और कुछ भी नहीं बोलेंगे हम। n सम संख्या, इसे प्रथम लगाना जरूरी है, प्रथम n सम संख्या का माध्य। अगर n सम संख्या का माध्य बोला तो आप एक जोड़ दीजिए। जैसे आप एग्जांपल समझिए, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य का होगा तो 10 उसका उत्तर हो जाएगा। अगर प्रथम 10 सम संख्या का माध्य पूछ लिया तो 10 में एक जोड़ दीजिए, 11 हो जाएगा। अगर प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का अगर पूछ लेता है तो 10 1 11 का आधा कर देंगे, 5.5 हो जाएगा। आगे चलते हैं। फ्रैक्शन इतना का माध्यक पूछेगा। माध्यक के लिए बहुत लोग बोलते हैं कि आप शुरू से लाइन लगाइए, ये कीजिए वो कीजिए, कुछ मत कीजिए। आप पहले इसको गिन लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 तो में बीच में कौन आएगा, तो 7 और 1 8, 8 का आधा करेंगे, चौथा बीच में आएगा, यानी कि चौथा नंबर पे आएगा। 3 को हम काट देंगे शुरू से, जो सबसे छोटा छोटा है, 6 काट दिए हम, 6 खत्म, 7 खत्म, 8 खत्म। अब इसके बाद क्या बच गया हमारे पास, इसके बाद बच गया हमारे पास 12 बच गया, सबसे बड़ा वाला, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि सबसे पहले आपको बोला जाता है कि अरेंज कीजिए, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर ले जाइए या बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ ले आइए। वैसा मत कीजिए, सीधा आप क्या कीजिए कि आपको परीक्षा में क्वेश्चन मिल जाएगा। आपको करना क्या है कि पहले आपको गिनना है कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 गो है। 7 गो में बताइए बीच में कौन आएगा, तो 7 1 8 का आधा कर देंगे, चौथा बीच में आएगा। आपको 3 को काट देना है, चौथा आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा सा काटना चालू कीजिए। सबसे छोटा कौन है, 7, उससे सबसे छोटा कौन है, 6, उससे सब बड़ा कौन है, 7, इससे बड़ा कौन है, 8। अब 3 को हम काट दिए, अब हमारा जो अगला होगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर बीच में 2 संख्याएं आ जाती है, जैसे मान लीजिए 8 हो जाता, तो चौथी संख्या और 5वीं संख्या दोनों क्या होता है, बीच में होता है, दोनों को जोड़कर हम 2 से भाग कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है। आपको पता होगा फॉर्मूला, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें तो क्वेश्चन पूछ ही रहा है कि आपको माध्यक का 3 गुना, तो माध्यक का 3 गुना है, माध्य का 2 गुना है, इसको घटा देंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, बहुलक बच जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल पूछेगा। इसमें हम बताते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर ये पूछ ले तो आपको लिखना है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, आपका ये उत्तर होगा। और एक और फॉर्मूला लिख देते हैं आपको, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई। अगर ये ऊंचाई पूछता है तो आपको √3/2 गुना a कर देना है। आपको एक और जबरदस्त तरीका बताते हैं समबाहु त्रिभुज के लिए। अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा दे दी जाए, कुछ भी भुजा दे दी जाए, जैसे मान लीजिए 10 दे दिया गया और आपसे पूछे कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको 10 का आधा जो भी भुजा रहेगा उस भुजा को आपको आधा करना है और आधा करके सीधा स्क्वायर कर दीजिए और √3 लगाइए, आपको उत्तर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं, समबाहु त्रिभुज है, आप समझिएगा समबाहु त्रिभुज है, भुजा है और यहां पर क्षेत्रफल है। अगर ये 10 दिया है, समझिएगा, तो इसको आधा कीजिए, आप 10 का आधा कीजिए, 5 का स्क्वायर कीजिए, सीधा 25 और इसमें √3 लगा दीजिए, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगर आपको 12 देता है, भुजा 12 देता है, 12 का आधा कीजिए, 6 36 √3। आप क्या समझे कि अगर आपसे समबाहु त्रिभुज देता है और समबाहु त्रिभुज में बोलता है कि आपको भुजा दे दिया गया है और भुजा अगर दिया है और क्षेत्रफल पूछेगा तो आपको सीधा उसको आधा कर देना है। 10 है तो 10 का आधा कर देंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे 25। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर 40 आपका है, भुजा दे दिया 40 का आधा करेंगे, कितना होगा 20 का स्क्वायर कर देंगे 400, √3 लगाना कंपलसरी है, बात ध्यान रखिएगा, √3 लगा देंगे। अगर यही चीज अगर क्षेत्रफल में दे देगा तो आपको इसका वर्गमूल ले लेना है, √3 हटाइए, वर्गमूल लीजिए, डबल कर दीजिए, भुजा जाएगा। वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 है। अभी आपको हम बताए थे कि अगर r और परिधि के बारे में हम तुलना कर लेते हैं और क्षेत्रफल, हम बताए थे कि अगर 7 हो तो इसका परिधि जो होता है 44 होता है और क्षेत्रफल 154 हो जाता है। अगर ये 14 होता है तो ये 88 होगा और ये कितना हो जाएगा आपका
616 होगा। ये चीज आपको याद कर लेना है, कंपलसरी है आपको याद करने के लिए। आप 10th का अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके बेहतर मार्क्स आए, तो आपको कुछ बातों को याद रखना पड़ेगा। आप ये इसको याद रख लीजिए कि 7 होता है तो परिधि 44 होगा और क्षेत्रफल 154 होगा। अगर आपको जो त्रिज्या है अगर वो 14 होता है तो परिधि आपका 88 होगा और क्षेत्रफल 616 होगा। आपको ये बात याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए कि बोला है कि वृत्त की परिधि 88 है, तो वृत्त की परिधि जब 88 होता है तो क्षेत्रफल कितना होता है? 616 होता है। अगर वर्ग का परिधि, अगर वर्ग का परिमाप अगर 88 दे देगा तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का भुजा हम निकालेंगे पहले। वर्ग का भुजा क्या होता है? तो परिमाप का आधा, परिमाप का 4 से भाग करना पड़ता है। परिमाप बटा में क्या होगा? 4। 88 में अगर आप 4 से भाग कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। 22। अब 22 क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम? वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर आप कीजिएगा तो ये हो जाएगा 484। अब बताइए आप कि 484 और 616 में कौन बड़ा है? तो आप कहिएगा 616 बड़ा है। वर्ग का क्षेत्रफल जो है छोटा है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? बड़ा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल जिधर में है इधर लग जाता है, मुंह खुला रहता है वो बड़ा, और जिधर मुंह बंद है वो छोटा होता है। तो वर्ग, वृत्त का क्षेत्रफल आपका बड़ा होगा और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? आपका छोटा होगा। कुछ बातों को आपको याद रखना ही पड़ेगा। आपको ये बात याद रखना पड़ेगा, अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं, बेहतर नंबर आना चाहते हैं, तो आपको याद करना पड़ेगा कि 7 होगा तो 44 होगा तो 154 होगा। अगर ये 14 होता है तो ये 88 तो 616 होगा। आपको इस बात को याद करना पड़ेगा। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा a है तो उसका विकर्ण क्या होता है? सीधा √3 से गुना कीजिए। घन वाले में सीधा √3 से गुना कीजिए, इसका उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। r त्रिज्या और ऊंचाई h वाले एक लंब देती है शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये वाला है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उन त्रिज्याओं का अनुपात, जब भी आपको क्षेत्रफल दे दे और उनकी भुजा का अनुपात पूछ ले, या अगर त्रिज्या का अनुपात पूछ ले या परिधि का पूछ ले, तो आपको सीधा वर्गमूल कर देनी है। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4 का वर्गमूल 2 और 5 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दोनों पूरक हैं तो पूरक कब होगा? तो जब एक दूसरे को जोड़ करके 90 होता है तब ये पूरक होते हैं। और 90 कब बराबर होगा? तो साइन का उल्टा उल्टा कर देंगे, कोसाइन। एक बात समझिएगा आप, साइन का पूरा नाम होता है साइन, कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन, टेन का पूरा नाम होता है टेंजेंट, कॉट का पूरा नाम होता है कोटेंजेंट, और सेक का पूरा नाम होता है सेकेंट, और कॉसेक का पूरा नाम होता है कोसेकेंट। आप देखिएगा कि इन दोनों में कॉमन है, ये सेकेंट है तो ये कोसेकेंट है, यानी कि कोसेकेंट है। ये भी को वाला ही है, ये भी को वाला है और ये भी को वाला है। जब भी 90 में से घटेगा या 90 से जुटेगा तो हमेशा अपने को वाला में ही चेंज होगा। और ये पूरक है, यानी कि थीटा प्लस अगर फाई हम कहें तो ये 90 होता है, और थीटा बराबर अगर ये हम कहें तो 90 माइनस थीटा फाई हो जाएगा। सॉरी, अब यहाँ पर अगर आप साइन लगाइएगा तो साइन लगाइएगा तो साइन बदलेगा को में, देखिए साइन बदलेगा को में, यानी कि आपको उल्टा खोजना होगा साइन का। देखिए ये दोनों साइन है, ये काम नहीं चलेगा। दोनों कॉस है, काम नहीं चलेगा। ये सेक और कॉसेक है, देखिए सेक और कॉसेक दोनों एक दूसरे का पूरक है तो ये आपका काम चल जाएगा, ये काम नहीं चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन दें, आपको ना साइन 75 का मान पता है और ना ही इसका मान 15 का पता है, और अगर आप इसको चेंज कीजिएगा तो ये बन जाता है आपका कॉस स्क्वायर और ये हो जाएगा 75। ये दोनों जोड़ के कितना होता है? 1 होता है। तो हम इस तरह क्वेश्चन के सीधा कहते हैं कि आपको 75 का मान तो पता है नहीं, सीधा आप एक कीजिए, हटाइए उसको, छोड़िए। 75 का मान पता नहीं है, 15 का मान पता ही नहीं, तो हमको पता ही नहीं तो हम क्या करेंगे? 1 बना देंगे, इसको आगे चलेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला ही होता है। आगे बढ़ते हैं। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, और 1 का 2 से गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर। ये यहाँ पे देखिए फॉर्मूला है, अगर इसमें से हम 5 बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू हो जाएगा 5 गुने 1 बराबर 5 हो जाएगा इसका उत्तर। ये आपका उत्तर हो जाएगा ये वाला। आगे बढ़ते हैं। 3 a बराबर 180 है, 3 से काट देंगे कितना बार में 60 जाएगा, और cos 60 का मान होता है 1/2 होता है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसका मान पूछा है और हमसे पूछा किसका है? tan थीटा का मान। आप क्या कीजिए कि इसमें भाग लगाइए, a sin थीटा बराबर भी 1 है, और यहाँ b है, b cos थीटा बराबर कितना है? 1। भाग अगर हम लगा दें तो ये आप देखिए कि साइन बटा a हो जाएगा a बटा में b गुना साइन बटा में cos को हम कहते हैं tan, और ये बराबर में हो जाएगा आपका 1। अगर हम इसको उस साइड भेज दें तो ये हो जाएगा b ऊपर चल जाएगा और a कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा tan बराबर b बटा में a हो जाएगा। आपका ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं।
1/√3 किसका मान होता है, तो आपको पता होना चाहिए tan 30 का मान जो होता है वो कितना होता है, 1/√3 होता है। आगे बढ़ते हैं, सेक प्लस tan, आपको यह बता दें कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर क्या होता है, x होता है। और जब भी आपको tan पूछेगा, आपको दो फॉर्मूला हम बताते हैं, यहां से आप ध्यान रखिएगा। सेक थीटा अगर पूछ लिया आपसे, तो सेक थीटा के लिए आपको सेक एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बटा में क्या करना है, 2x कर देना है। अगर आपको tan थीटा पूछ लेता है तो आपको इसी चीज को माइनस में कर देना है और बटा में 2x कर देना है। अब थोड़ा समझ लीजिए कि आता कैसे है, इसको देखिए। आपको पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। और आपको ये भी पता होगा, अलजेब्रा का फॉर्मूला पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में गुना होता है। तो इसको एक बार हम प्लस लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस में tan थीटा, और इनटू हम कर सकते हैं सेक थीटा माइनस में tan थीटा, और बराबर में हम कर सकते हैं 1। अब आप बताइए कि सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान तो x दिया हुआ है, तो इसका मान अगर x है तो सेक थीटा माइनस में tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। और यहां से आप देखिएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/x। अब आप समझिएगा कि इसको अगर हम समीकरण नंबर 1 मान लें और इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लें, अगर हम दोनों को, अगर हमें tan निकालना है तो घटाना पड़ेगा और सेक निकालना है तो जोड़ना पड़ेगा। हमें tan चाहिए तो क्या कर लेंगे हम, सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x था, यहां पर दिया हुआ था आपको, और समीकरण जो हम दूसरा निकाले हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/x। अगर आपको सेक निकालना है तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, कट जाएगा तो सेक निकल जाएगा। हमें चाहिए tan, तो हम घटा देंगे, चिन्ह बदली करेंगे और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहां से देखिए tan कितना हो जाएगा, 2 tan हो जाएगा, और 2 tan बराबर क्या हो जाएगा x। यहाँ पे आप देखिएगा x माइनस 1/x है, गुना कराइएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 बटा में क्या हो जाएगा x। ये दो गुना में है, इस साइड जाकर के भाग हो जाएगा, तो यहां से आपका ये उत्तर हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1। आप ये दो फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। अगर इसमें क्वेश्चन देता है 5 दे देता है, मान लीजिए x की जगह 5 देते हैं, तो सीधा 5 का स्क्वायर कीजिए, 25 से 25, 25 से जोड़िए 26, 26 में से 26 में 10 भाग कर दे, 5 में 10 हो जाएगा। अगर आपको tan का पूछ लेगा तो घटा के भाग कर लीजिएगा। इसी फॉर्मूले का आप इस्तेमाल करके बना सकते हैं। आगे चलते हैं, देखिए साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर रहने देंगे हम, और 1 बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर को बोलते हैं सेक स्क्वायर, और सेक जाकर ऊपर में जाता है कॉस बन जाता है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये दोनों मिलकर हो जाता है 1, और इसका उत्तर हो जाएगा 1। यहाँ ये उसका उत्तर है। आगे चलते हैं, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो इसका सार्वंतर, जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा और आपसे सार्वंतर पूछ ले, कॉमन डिफरेंस पूछ ले, तो आप जो n के आगे, जो n है यहाँ पर, इस n के आगे जो भी चीज रहेगा, प्लस में रहे तो प्लस में और माइनस में रहे तो माइनस में, वही उसका उत्तर हो जाता है। n का वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, -2 है तो इसका -2 उसका उत्तर हो जाएगा। आपको ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। आप अगर निकालिएगा इसको, आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट टर्म निकालिएगा तो 13 माइनस क्या कीजिएगा, 13 माइनस 2 कीजिएगा, 13 माइनस 2 कीजिएगा, कितना बचेगा, 11 बचेगा। आप अगर वहां पर 2 भरिएगा, यहाँ पर 2 दूनी के 4 हो जाएगा। अगर 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा। आप ये नहीं कीजिएगा कि फिर 11 लिखिएगा, इसे 9 लिखिएगा, 9 में से घटाइएगा तो -2 हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं सब करने के लिए। आप सीधा याद रखिएगा, क्या क्या याद रखना है आपको, कि जब भी इस तरह क्वेश्चन देगा n दे देगा, n, और n के पहले जो भी लगा रहे, प्लस में रहे तो प्लस में उत्तर होगा, माइनस में रहे तो माइनस में उत्तर होगा इसका। n के आगे जो लगा रहे वही उसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, समांतर श्रेणी का कौन सा पद 0 है। जब भी 0 वाला बात बोल दे तो सबसे पहले आपको यहां से अंतर लेना है। कितना अंतर है बताइए, 120 में से इसको घटा दीजिए, कितना बचेगा, 6 बचेगा, -6 बचेगा। अब 126 जो फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, इसमें से आपको भाग कर देना है -6 से, कितना बन जाएगा, सॉरी 126 है, 126 में से कितना हो रहा है यहाँ से, तो 6 से भाग कीजिए। अब 6 से कितना हो जाएगा, ये 21 बार में जाएगा, और 21 में आपको 1 जोड़ना है, कंपलसरी फार्मूला होता है। 1 आपको क्या करना होगा, जोड़ देना होगा। तो 21 में 1 जोड़ दीजिएगा, 21 और 1 कितना हो जाएगा, आपको 22वां इसका पद हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज का रहा है आपको, अभी हम कुछ देर पहले कहते हैं कि 5 होगा तो 12 होगा तो 13 होगा, और हमेशा बात याद रखिएगा कि इसमें बोला है साइन सी बोला है ना। यहाँ पे देखते हैं, लंब हो गया, ये हो गया ABC, और यहाँ पर साइन सी बोला है तो सी के सामने लंब होगा, तो यहाँ पर AB का मान दिया है 12 और यहाँ पर है 5 और ये क्या जाए 13। साइन सी क्या होता है, लंब बटा में होता है कर्ण, लंब बटा में क्या होता है कर्ण, सी के सामने जो है वो लंब होता है, तो 12 हो जाएगा और बटा में क्या हो जाएगा 13, तो 12 बटा में 13 आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 64 नंबर पे, कॉस थीटा बराबर क्या है, P है,
और हमसे पूछा tan का मान है। आप ध्यान समझिए cos किसे कहते हैं। आप कहिए cos थीटा जो होता है ना गुरुजी, वो होता है आधार बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। आधार बटा में क्या होता है, कर्ण। हमसे पूछा गया है tan, और tan के बारे में अगर हम पूछ ले आपसे तो कहिए कि लंब बटा में क्या होता है, आधार। यानी कि हमको ये बात तय हो गया है कि जो यहाँ पर है p बटा में 1 है, यानी कर्ण का मान 1 है और आधार का मान p है। यानी कि अब यहाँ पर आधार की बात बोलेंगे तो आधार में तो हमेशा नीचे p अब आएगा, कंपलसरी है, क्योंकि आधार p है तो आधार का मान तो p ही आना चाहिए। अब बटा में p कहाँ कहाँ पर है, तो बटा में p यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। आपको पता नहीं चाहिए कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। अगर कर्ण बड़ी भुजा है और उसको लंब निकालना है तो स्क्वायर का घटाना पड़ेगा, प्लस तो हो नहीं सकता है, तो प्लस वाला नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ऐसे चल जाएगा। बिना बनाए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1 बटा में साइन कॉसेक होता है, ये तो फॉर्मूला ही है। आगे बढ़ते हैं। सेक और कॉस दोनों गुना होता है तो 1 हो जाता है, ये फॉर्मूला ही है। आगे बढ़ते हैं। कॉट 3 का मान 1/3 होता है तो इसका मान होता है कॉट 3 का मान, अगर कॉट थीटा का मान 1/√3 हो जाता है तो इसका मान होता है कॉट 60 हो जाता है। और 60 का जो मान होगा सेक 60 का मान होता है वो हो जाता है 2 हो जाता है। आपका ये उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए 45 है तो अगर 45 भरिएगा तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 और cos 45 का मान भी होता है 1/√2। जब नीचे का जब सेम हो तो केवल ऊपर जुटता है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और इससे कट जाएगा ये √2 बार में, इसका उत्तर हो जाएगा √2। ये उत्तर हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। के किस समीकरण निकाय के लिए इतना रेखाओं को संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। संपाती होने के लिए a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2, तीनों का अनुपात क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो x के आगे यहाँ पर क्या लगा हुआ है, 1 तिहाई 3, 3 तिहाई 9 है, तो 2 का 3 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो यही k का मान 6 हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 से 2 कट जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1, और साइन थीटा का मान 1 कब होता है, जब उसका मान 90 होता है तब, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। tan, अब बताइए कि tan आपको 21, आप 21 का मान पढ़े हैं कभी 10th में, नहीं पढ़े। आप 0 पढ़े हैं, 30 पढ़े हैं, 45 पढ़े हैं, 60 पढ़े हैं, 90 पढ़े हैं, 21 पता ही नहीं है। ये दोनों कट गया, सीधा 1 हो गया, बात खत्म। हमको पता ही नहीं है, बात खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। समीकरण निकाय के लिए अभी तो बोले थे कि अगर समीकरण निकाय ऐसा होता है तो इसके अनगिनत अनेक हल होते हैं, तो अनगिनत इसका हल हो जाएगा, ये फॉर्मूला ही पूछ लिया है। आगे नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण वही होगा जिसके x की पावर 2 होंगे, वह द्विघात समीकरण होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, ये तो रूट में है, ये तो होगा ही नहीं। आगे है कि x स्क्वायर से गुना करें तो x का पावर 4 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ से देखिएगा आप कि यहाँ से x स्क्वायर कराएंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में रहेगा, इधर घटेगा तो ये वाला हो जाएगा, और यहाँ से x स्क्वायर कीजिएगा 4, ये पावर 4 हो जाएगा, ये होगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण वही नहीं हो सकता है जिसका पावर 2 नहीं होगा। दो किसका किसका पावर देख लेते हैं, तो आप देखिएगा यहाँ पर अगर इसको हम स्क्वायर कर दें तो ये कितना जाएगा, पावर 4 हो जाएगा, तो द्विघात समीकरण नहीं है। इसका स्क्वायर आप कीजिएगा तो 3x एक्स स्क्वायर होगा, 3 से गुना होगा तो स्क्वायर होगा, रहेगा ही रहेगा। इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसको स्क्वायर करेंगे तो फिर एक्स स्क्वायर आ ही जाएगा, लेकिन इसमें एक्स का पावर कितना जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल समान हो तो p का मान क्या होगा। मूल समान तब होता है जब d का मान 0 होता है, और d किसे कहते हैं, d कहते हैं विवेचक या विविधकर को कहते हैं, और विविधकर विवेचक क्या होता है, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको b बोलते हैं, बीच वाले को b बोलते हैं। तो इसका स्क्वायर कीजिएगा और बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 4 गुना a गुने c, 4 गुने a का मान 2 और c का मान यहाँ पर p है, एक p से p साफ हो जाएगा। b स्क्वायर इसका स्क्वायर कर लेंगे, ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस होता है 4ac माइनस 4 इंटू ए का मान 2 और सी का मान कितना हो जाएगा, p हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे 2 गुने p और बराबर का होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो p स्क्वायर माइनस 4 दूनी के 8p हो जाएगा, बराबर का हो जाएगा 0। p कॉमन अगर हम ले लेते हैं यहाँ से तो p माइनस कितना हो जाएगा 8, बराबर का हो जाएगा 0। p का मान भी 0 और p माइनस 8 का मान भी 0, और p बराबर हम देखें तो ये 8 हो जाता है, 0 और 8 दोनों इसका उत्तर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, कोई भी मूल वास्तविक नहीं हो। अगर मूल वास्तविक नहीं होगा तो मूल काल्पनिक होना चाहिए था, और मूल काल्पनिक के लिए क्या होना चाहिए, d का मान होना चाहिए 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब यहाँ d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और इसका मान करना चाहिए छोटा होना चाहिए। अब b का मान देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान यहाँ पर 1 है और c का मान कितना है 4, और ये कितना होना चाहिए 0। k स्क्वायर बराबर 4 चौका 16, उधर चल जाएगा तो 16 हो जाएगा, और यहाँ पे k बराबर का हो जाएगा k, और स्क्वायर हटा देंगे तो क्या जाएगा प्लस माइनस 4 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर जो है ये वाला चल जाएगा -4 से क्या होना चाहिए, 4 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा, और ये हमसे पूछा गया है। इस सब क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि आप जल्दी से उसको बना पाइए, ना कि 1 घंटा लगा दीजिए। इसमें अल्फा और बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बटा में ए होता है, और हमें चाहिए माइनस रूट, यहाँ पे 3 होना चाहिए। अब बताइए कि माइनस बी बटा में एक का मान तो 1 है, यानी कि सीधे बीच वाला लेना है हमको। माइनस बी का मतलब क्या है कि चिन्ह पलट के लेना है हमको। इसका अगर हम चिन्ह पलट देंगे तो सीधा कहा जाएगा 3√3 हो जाएगा, 3√3 और माइनस √3 कर देंगे हम, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2√3 हो जाएगा, और इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आगे समझते हैं 78 नंबर। किसी समांतर श्रेणी का 14वां पद पूछा है। 14वां पद पूछता है 13D होता है। ए प्लस कितना होता है, अगर 14वां पद पूछा है तो ये होता है ए प्लस कितना होता है, 13D होता है। आप समझिए ए का मान कितना है 3, और प्लस में 13, और डी का मान कितना है 3 और 4 7 होता है। 13 का 52 और 3 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। ये आपका ये इसका उत्तर होगा 55 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं होता है। समांतर श्रेणी में वही नहीं होगा जिसका कॉमन डिफरेंस यानी कि डी जो है समान नहीं होगा। आप देखिए कि ये जो सी नंबर है ये तो अपरिमेय संख्या का रूप धारण करते जा रहा है, तो ये होगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। 16 का एनवा पद पूछा है। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछे, आपको भूल करके भी एनवा नहीं निकालना है। आपको क्या करना है कि इसमें एक भर के देखना है। ये जो समीकरण है आप यहाँ देखिएगा, अगर हम यहाँ पर एक भर दें, 21 और 5 26, पहला पद 26 नहीं है तो ये ऑप्शन फेल हो गया। अब यहाँ पर एक भरिएगा, 5 का एक बार में 5, 5 में से 11 जाएगा तो -6 हो जाएगा, आपका ये भी ऑप्शन फेल हो गया। अगर यहाँ पर आप एक भरिएगा तो 5 का एक बार 21 में से 5 गया तो 16 बचेगा, और यहाँ भी एक भरिएगा तो 11 और 5 16 आएगा। दोनों में कंडीशन में आ रहा था, एक बार और चेक कर लेंगे 2 भर करके। तो यहाँ पर देखिएगा 2 भरेंगे तो 5 दूनी के 10, 21 में से 10 जाएगा तो 11 बचेगा। ये हमारा मैच कर रहा है, तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। अब इसमें नहीं आएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा बटा में कॉस थीटा को हम बोलते हैं tan, और tan 30 गुने cot 30 दोनों मिलकर के हो जाता है 1 हो जाता है। tan थीटा गुने cot थीटा बराबर 1 होता है, इसका फॉर्मूला ही होता है। तो आगे बढ़ते हैं। इसको हम करें कि 1 स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45। अब बताइए कि tan 45 का मान होता है 1 होता है। अब 1 माइनस 1 कर देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ऊपर में तो 0 हो जाएगा, नीचे में कुछ भी रहे हमको पता नहीं है। अब 0 बटा में कुछ भी करेंगे, यहाँ पर कुछ भी रहेगा तो ये तो 0 ही आएगा, और साइन 0 का मान क्या होता है 0 होता है। आगे बढ़ते हैं। करें कि 7 और 10 किस पाद में स्थित है। तो आपको पता होगा कि जब दोनों फर्स्ट में रहते हैं तो दोनों का प्लस प्लस होता है, तो प्रथम पाद में होता है। एक बार बताते हैं इसको क्या होता है। दोनों इसमें प्लस प्लस आएगा, इसमें आएगा माइनस प्लस आएगा, और इसमें आपको माइनस माइनस आएगा, और इसमें आएगा प्लस और माइनस आएगा आपको। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्लस और ये माइनस आएगा, तो ये प्लस प्लस जो है फर्स्ट में रहता है, ये आपका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। करेंगे tan 45 और cot tan 60 का मान आपको अनुपात में पूछा है। tan 45 का मान 1 होता है, और tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है। 1/√3 इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। एक्स अक्ष पर स्थित वह किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। एक्स अक्ष पर हमेशा बात जानने की याद रखिएगा कि y नियामक 0 होता है। एक्स अक्ष पर y नियामक क्या होता है 0 होता है, और y नियामक आपको 0 यहीं पर है, इसका ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक क्षण की लंबाई और उसकी छाया, जब भी छाया की लंबाई दे और माया की लंबाई दे, यानी छाया माया का हम उसको बोलते हैं, तो आप समझिए कि ये हमारा माया है और ये है क्या है, छाया है। अब जब भी यहाँ पर इस तरह से बोलेगा तो आप बोला है कि यहाँ पर लंबाई 1 और इसको बोला है, तो आप इसको क्या कीजिए कि 1/√3 याद रखिएगा। 1/√3 किसका मान होता है, तो tan 30 का मान होता है, तो tan 30 इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मूल बिंदु से कभी भी किसी की दूरी पूछती है तो आप अंडर रूट लगाइएगा, दोनों का स्क्वायर कीजिए, काम बनते चलेगा। आप अंडर रूट लगाइए, दोनों का स्क्वायर कीजिए तो x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा। आपका उत्तर ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। करें कि बिंदु 5 7 और इनका बीच की दूरी पूछा है। आप बताइए कि 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 3, 11 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 4, और जब 3 और 4 अभी कुछ देर पहले ट्रिपलेट लिखे थे हम, 3 4 5 होता है, तो बस सीधा 5 उत्तर हो जाएगा। ये बड़ा काम का चीज है, आप याद रखिएगा। ट्रिपलेट जो होता है आपको वृत्त में लगता है, यहाँ दूरी सूत्र में लगता है, ये हर जगह प्रयोग आएगा, जहां जहां इसका इस्तेमाल होगा इस आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। अब इसमें क्या याद रखना होगा आपको कि इसका चिन्ह अगर सेम रहता है, चिन्ह अगर सेम रहता है तो वो घटेगा, और चिन्ह अगर विपरीत रहता है तो जुटेगा। ये बात याद रखिएगा। सबका चिन्ह सेम था, घटाना ही था। आगे बढ़ते हैं। y/4, y/4 का जो आलेख होगा किससे गुजरेगा। आप समझिए कि बोल ही रहा है कि y का मान 4 लेना है। आप बताइए कि इसमें y का मान 4 है नहीं, इसका 2 है और जिसका 0 है, y का मान यहाँ पे 4 है, हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। आगे बढ़ते हैं। करें कि एबीसी और इसको बोला कि यह समरूप है। एबीसी और जो है क्यूआरपी क्या है, समरूप है। अब ये बात समझिए कि ये दिया है 9 और 4 दिया है,
क्षेत्रफल है और भुजा पे जाएंगे तो इसका रूट लेना होता है। अगर भुजा पे जाएंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 3 और इसका वर्गमूल हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए कि ऊपर में ABC है तो AB वाला ही आएगा। 3 का वैल्यू कितना है 18 दे दिया है, 3 छक 18। और BC का वैल्यू क्या दे दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया आपका, ये 2 का वैल्यू निकालना होगा तो यहाँ पे 2 छक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये आपका पार्ट नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में, ये वाला पार्ट गलत है आपका, ये उत्तर हो जाएगा। ये पार्ट क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए, ये पार्ट एरर है। आगे देखते हैं, यदि पी क्यू आर में पी आर का स्क्वायर जो है इसके स्क्वायर के बराबर हो तो देखिए ये कर्ण हो जाता है। बड़ी भुजा जो होता है कर्ण होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। और कर्ण में वही कोण नहीं आता है जो 90 के सामने होता है। 90 के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, इसमें वही नाम नहीं आया होगा जो अति होगा। क्यू का मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज का लागू होता है इसमें। आगे है कि पी क्यू आर और में बिंदु एस और टी क्रमशः भुजाओं और इस पर इस प्रकार से स्थित है। आपको एक त्रिभुज बना देते हैं। ये आपका त्रिभुज हो गया ए बी, सॉरी इसमें त्रिभुज का नाम दिया है पी क्यू और ये आर हो गया। करें कि एस और टी जो है, एस और टी इस पर स्थित है, एस और टी, एस जो है पी क्यू पर और पी आर पर क्या है टी है। इस प्रकार स्थित है कि समांतर है, पैरेलल नहीं होगा। तो पैरेलल जब भी बोलेगा थेल्स पर में लगेगा, पैरेलल बोलेगा थेल्स पर में लगेगा। आपको बोला है कि पी एक्स का मान, इसका मान एक्स है, एक्स क्यू का मान क्या है एक्स माइनस 2 है, और इसका मान क्या है पी टी का मान है x प्लस 2 है, और इसका मान x माइनस 1 है। आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो काफी लंबा हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि ऑप्शन से पुट कर लेते हैं, इसमें 4 भरेंगे यहाँ पर हम 4, तो यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 2 हो जाएगा। अगर यहाँ 4 बने तो 4 2 कितना हो जाएगा 6, और 4 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 3। आप देखिए कि 4 का आधा है कि नहीं है, बिल्कुल आधा है। 6 का आधा है कि नहीं है, बिल्कुल आधा है। सेटिस्फाई कर रहा है, उसका उत्तर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कोई जरूरत नहीं है आपको मान भरने के लिए। अगर आप मान भरना भी चाहें तो हम बताते हैं कैसे भरिएगा। आप ले लीजिएगा यहाँ से, देखिए x है तो x ले लीजिएगा, अब बटा में क्या कर लीजिएगा x माइनस 2 बराबर, यहाँ से आप कर पाएंगे x प्लस 2 और बटा में क्या कर पाएंगे x माइनस 1। आपको तिरछा तिरछी गुना करना होगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में हो जाएगा x, यहाँ से गुना कराइएगा तो a माइनस बी और a प्लस बी हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। x स्क्वायर से x कट जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। आप चाहे तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं या बाई ऑप्शन के द्वारा भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं, ए बी सी के बिंदु डी और ई पर अभी वही बात बोला है कि समांतर बोला है, AD बटा में DB। देख लीजिए त्रिभुज है ABC। अब यहाँ से अगर हम लिख रहे हैं खींच रहे हैं तो यह हमारा D और E हो गया। अब यह बोला है कि AD का मान 4 और DB का मान बोला है 5, 4 बटा में 5 है। अब AC का मान बोला है 18। आप देखिए तो AC यहाँ पे भी जो अनुपात रहता है सेम होता है, ये 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5। जो इधर का अनुपात होता है वही इधर भी अनुपात होता है। अब हमसे AC बोला है, AC का मतलब 4 और 5 दोनों मिला करके 9, 9 का वैल्यू कितना है 18 है। 9 का कितना बार पढ़ेंगे तो 18 जाएगा, 2 बार आ जाएगा। हमसे पूछा किसका मान है, AE का मान है। AE देखेंगे तो AE क्या है हमारे पास 4 है, और 4 का 2 से गुना कर देंगे, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींचे गए 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या है। कोई भी वृत्त है और इस वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है कब, जब एक दूसरे को, यह स्पर्श रेखा कब खींची जा सकती है, जब व्यास पर होगा। अगर आप कहीं भी और खींचिएगा तो छेदक रेखा बन जाएगा। तो कहा कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समांतर स्पर्श रेखा, 2 समांतर स्पर्श रेखा वृत्त के व्यास पर ही खींची जा सकती है। तो यहाँ पर वृत्त का व्यास पूछा है हमसे, दूरी पूछा है, तो इधर भी 6 और इधर भी 6, 6, 6 कितना जाएगा 12 हो जाएगा, 12 इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो किसी बाह्य वृत्त बिंदु से एक ऊपर खींच सकते हैं और एक नीचे खींच सकते हैं, 2 स्पर्श रेखाएं हम लोग खींच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, दी गई आकृति में ए क्यू बी जो ए ओ बी है 130 डिग्री है और हमसे ए पी बी का मान पूछा है। तो ए ओ बी आप देखिए कि ये 130 हो गया, ये वाला एंगल जो है हमको 130 दे दिया है, और हमसे पूछा है ए पी बी ये वाला। आपको पता नहीं चाहिए कि ये 90 डिग्री कौन बनता है, यहाँ भी 90 बनता है, इन दोनों का जोड़ 180 होता है, तो ये कितना जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा, आपका ये उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दी गई आकृति में टीपी और टीक्यू 2 स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि पी टी क्यू 50 डिग्री है। आप देखिए पी टी क्यू ये वाला जो एंगल है पूरा का पूरा कितना है 50 डिग्री है। अब हमसे क्या पूछा है ओ पी क्यू ये जो छोटा सा एंगल है ये पूछा है, और ये एंगल इस एंगल का क्या होता है आधा होता है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर समझाते हैं कैसे बनेगा। इसको हम थोड़ा सा अलग फिगर बना लेते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए।
ये आपका O है और ये एंगल 50 है, तो ये एंगल 50 है तो पक्का ये वाला तो 130 बना होगा। अब यहां से एक लाइन मिला दी गई है इस तरह से, अगर ये R है तो ये भी R होगा, और ये दोनों एंगल, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो इनके सामने का कोण भी एक का होगा, बराबर होगा थीटा, और ये भी क्या होगा, थीटा बराबर होगा। तो यहाँ पर बीच वाला कोण हो गया 130 हो गया, और ये थीटा हो गया, ये भी क्या होगा, थीटा। तो थीटा प्लस थीटा बराबर कितना होना चाहिए, 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। थीटा और थीटा कितना होगा, 2 थीटा। 130 इधर घटेगा तो कितना बचेगा, 50, और इस दूसरे कितना बार कट जाएगा, 25 बार में, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 25। आपको बेहतर तरीका बता रहे हैं कि सबसे बेस्ट तरीका है कि आप याद रखिए, जितना भी यहाँ पे एंगल बनता है, जो भी एंगल बनेगा, ये वाला जो पूछ लेगा, छोटा वाला पार्ट ये वाला पूछ ले, तो ये इसका आधा होता है, ये बात आप याद रखिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा आपका 25। आगे बढ़ते हैं। बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्त के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी। देखिए बाह्य वृत्त जो है दो बाहरी से स्पर्श कर रहा है, तो एक स्पर्श रेखा तो यहीं पे हम खींच सकते हैं, एक स्पर्श रेखा नीचे खींच सकते हैं, और एक स्पर्श रेखा ऊपर खींच सकते हैं। तो हम तो टोटल 3 स्पर्श रेखाएं क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। यही इसका उत्तर होगा। आगे देखते हैं। दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है और ए ओ बी का मान 40 है, तो ए ओ ए बी का मान पूछ रहा है। आपको देखिए ये बात दे ही दिया है कि ए ओ बी 40 है, और हमसे पूछा क्या है, ओ ए बी, ये वाला एंगल पूछ रहा है। आप बताइए कि ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, दोनों आपस में बराबर होते हैं। त्रिज्या जब बराबर होगा तो आमने सामने कोण भी बराबर होंगे। अगर ये कोण तो 40, अगर इसको हम x मान लें तो इसको भी x मानना पड़ेगा। 40 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 180, और यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा, 180 में 40 कटेगा तो 140 हो जाएगा, और 2 से कट जाएगा 70 बार में, इसका उत्तर हो जाएगा 70। तो आप बात याद रखिएगा कि 140 जब भी देगा, 40 देगा, 180 में से घटाइए और 2 से भाग कर दीजिए, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसके साथ में 100 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जय हिंद।